रखा गया था। आज फिर घर में उसकी तीनों नंद अपने बच्चों समेत आई थी, जिसकी वजह से पूरा दिन उसके घर के काम ही खत्म नहीं हुए। अब कहीं जाकर नहा धोकर वो बिस्तर पर लेटी तो लबों से एक दर्दनाक कराह निकल गई। या अल्लाह, मेरी कमर! उसने तड़प कर अपनी दुखती कमर पर हाथ रखा, जो दिन भर के काम से तख्ता बन चुकी थी। कुछ ही देर बाद कमरे का दरवाजा खुला और समीर अंदर दाखिल हुआ। वो हमेशा की तरह लापरवाही से आकर बेड की पुश्त टेक लगाकर बैठ गया और मोबाइल की स्क्रीन में मगन हो गया। उष्णा ने सिसकते दिल के साथ मोहब्बत और लाड से तड़प कर उसके कंधे पर सर रखना चाहा, लेकिन अगले ही पल समीर ने एक झटके से पीछे हटाया। अरे उष्णा, यार पीछे हटो, बू आ रही है तुमसे मिसालों की। वो शदीद कराहत से मुंह बनाकर बोला। उष्णा का दिल कट कर रह गया। वो नम शिकवा के ना आंखों से उसे देखने लगी। उसमें मेरा क्या कसूर है समीर? अगर मुझसे मिसालों की बू आ रही है तो मैंने तो कितना परफ्यूम भी लगाया और अब भी नहा कर आई हूँ। मैं क्या करूँ? सारा दिन मैं किचन रही और मेहमानी का हुक्म होता है कि मैं हाथ से सारे मसाले कूटूं और ब्लेंडर चलाने की भी इजाजत नहीं है। सब कहते हैं कि इसे खाने का टेस्ट खराब हो जाता है। तो अब इतनी सी स्मेल तो रहेगी ना। वो आज अपने ज़ब्त के बंधन तोड़कर बोली पड़ी। तो अब एहसान जताती हो तो मुझ पर और मेरी माँ पर। समीर का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। वो गुर्राया। अपनी औकात भूल गई हो क्या? एक मामूली से घर से तुम्हें उठाकर यहाँ लाए हैं। हमने तो तुम लोगों पर एहसान किया था कि तुम्हारे बाप पर 5-5 बेटियां धरी हुई हैं। चलो अपनी फूफी की बेटी का बोझ हल्का कर देते हैं। मगर क्या मिला इसका सिला? मेरी माँ अगर तुम्हें ज़रा सा काम कह देती है तो तुम मुझ पर एहसान जताने लग जाती हो। तुम्हें अगर काम नहीं करना होता ना, तो साफ इनकार कर दिया करो। मुझसे यहाँ आकर शिकायतें लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो बुरी तरह भड़क उठी। उष्णा का सांस हलक में अटक गया। मैं शिकायत नहीं लगा रही समीर। मैं तो सिर्फ रीज़न बता रही हूँ कि मेरे अंदर से स्मेल आने की वजह क्या है। प्लीज़, आप नाराज़ मत होइए। उसने लरजते हाथों से समीर के कंधे को छूना चाहा। समीर ने उसके हाथ को देखा और उसका लहजा मज़ीद तल्ख हो गया। ये देखो, अपने हाथ पाँव देखो ज़रा। जब तुम शादी करके आई थी तब ऐसे नहीं, दूध मिलाई के जैसे होते थे तुम्हारे हाथ। मगर अब तुम्हें ज़रा भी परवाह नहीं है कि शौहर के लिए सजना संवरना है या उसके सामने किस हाल में जाना है। उसने उष्णा के खुश्क हाथों को झटका और अपना मोबाइल कान से लगाया और तेज कदमों से टेरेस की तरफ बढ़ गया। उष्णा वहीं तकिए पर सर रखे सिसकियां दबाते हुए रो दी कि खून के रिश्ते इतने सफेद कैसे हो सकते हैं। उसने 2 साल में कभी पॉलर का मुंह तक नहीं देखा और शादी से पहले तो सब बहनें मिलकर काम किया करती थी और उसने जिंदगी में इतना काम नहीं किया था। अब सारा दिन किचन में बर्तन धो कपड़े धो, इस सब में हाथ पांव खराब हो जाते हैं। मगर ना कभी मैनिक्योर करवाया ना पेडिक्योर। न जाने इतने हुस्न परस्त मर्द को बीवी के साथ नौकरानी भी क्यों चाहिए होती है। उसकी माँ कहा करती थी, औरत का रंग रूप मर्द की मोहब्बत से निखरता है। मगर उसके शौहर के लिए तो उसके पास टाइम ही नहीं होता था। और यहाँ तक कि शादी के बाद वो मुलाजमा भी हटाती थी कि वो खुद काम कर लेगी। घर के कामों के साथ साथ हीरोइन टाइप बीवी भी चाहिए। उसने अपने खुश हाथों को देखा और फिर उनमें ही अपना चेहरा छुपाए फूट फूट कर रोती सो गई। कुछ देर बाद जब समीर टेरेस से वापस अंदर आया तो उसने एक बेजार और नफरत अंगेज नजर इश्ना पर डाली। समीर ने अपनी मोबाइल की स्क्रीन ऑन की जहां एक लड़की की तस्वीर चमक रही थी। कब जान छूटेगी इससे? कब तुम मेरी लाइफ में आओगे नाबिया? वो मोबाइल पर मौजूद तस्वीर से इंतहाई फिदा हो जाने वाले लहजे में मुखातिब हुआ और फिर लाइट ऑफ करके सोने के लिए लेट गया। दिन यूं ही बेकैफ से गुजर रहे थे। आज समीर ऑफिस से आते ही फ्रेश होने के लिए नहाने चला गया। उसका मोबाइल बेड पर रखा था और काफी देर से मुसलसल बज रहा था। उष्णा ने तजब्जुब की हालत में आगे बढ़कर देखा। दिल में ख्याल आया कि शायद कोई बहुत इंपॉर्टेंट कॉल हो। स्क्रीन पर सिर्फ एक हर्फ लिखा था, ऐना। उसने कांपते हाथों से कॉल रिसीव की और मोबाइल कान से लगाया। अगले ही लम्हे दूसरी तरफ से खनकती हुई चहकती हुई नस्वानी आवाज उसके कानों से टकराई। कहाँ हो तुम समीर? मैं यहाँ कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। तुमने कहा था ना कि आज तुम डिनर मेरे साथ करोगे। भैया भी तुम्हारा वेट कर रहे हैं। और देखो, जहान भाई के सामने ये बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि तुम पहले से शादीशुदा हो। मुझे तो इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर उन्हें पड़ता है। तो जल्दी आ जाना ताकि भैया हमारी शादी की डेट फिक्स कर सके। ये सब सुनकर उसके पैरों तले से ज़मीन निकल चुकी थी। पूरे बदन का लहू जैसे बर्फ हो गया था। उसका शौहर उसके साथ इतना बड़ा धोखा कर रहा था। उसी वक्त एक जोरदार झटके से किसी ने पीछे से उसके कान से मोबाइल छीन लिया। वो समीर था। हाँ जान, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, बस जल्दी ही पहुंच रहा हूँ। समीर ने कान से मोबाइल लगाए हुए उष्णा को इंतहाई सर्द और शफाक निगाहों से देखा। उष्णा की आंखों में उस वक्त सिर्फ मान टूटने की किरचियां थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन उठाने की? कितनी बार समझाया कि मेरी चीजों से दूर रहा करो। फोन बंद करके समीर उस पर चीख उठा। समीर, समीर ये सब झूठ है ना? खुदा के लिए बताइए कि ये सब झूठ है। मेरे साथ ऐसा मत कीजिए समीर, प्लीज। आप तो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे ना? उष्णा ने तड़प कर उसके हाथ थामते पूछा, मगर समीर ने इंतहाई नफरत से उसे दूर झटक दिया। उसी वक्त कमरे का दरवाजा खुला और समीर की बहनें शम्सा और अनीसा और रुबीना बंद संवर कर अंदर दाखिल हुई। भैया चले, आपके होने वाली ससुराल जाना है, देर हो रही है। उनके लहजे में छुपी तंज और जताने का अंदाज वाज़िह था। उष्णा ने बेयकीनी से अपने नंदों को देखा। मतलब इस घर का हर फर्द इस बात से वाकिफ था और किसी ने उसको कानों कान खबर तक नहीं होने दी थी। आप ऐसा नहीं कर सकते समीर, नहीं कर सकते मेरे साथ ऐसा। मैं उस लड़की के घर वालों को सब कुछ बता दूंगी। आप उन लोगों के साथ भी धोखा कर रहे हैं और मेरे साथ भी। मैं ये जुल्म बर्दाश्त नहीं करूंगी।
उष्णा का सब जवाब दे गया। वो चीखी, चुप कर, मैं हूँ औरत। समीर ने आगे बढ़कर उसका जबड़ा दबोचा। उसकी आंखों में वहशत थी। आज तक मुझे एक बच्चा तो दे नहीं पाई तुम, और अब मैं शादी कर रहा हूँ तो तुम्हें तकलीफ हो रही है। और खबरदार, तुम जैसी बांझ ने अगर किसी को कुछ भी बताने की कोशिश की तो याद रखना, मैं तुम्हें भी अभी के अभी तलाक दे दूंगा, और फिर जाकर दोबारा से अपने बाप के घर में बैठ जाए, जिसके सर पर पहले ही जार का बोझ अभी बाकी है। वो तो शायद तुम्हारे तलाक होने का सुनकर ही मर जाए। ज़मीर के अल्फाज़ ज़हर के तीर थे, जो सीधे उसकी रूह में बेबस हो गए। वो साकत रह गई। उसे लगा कि वो जीती-जागती मर चुकी है। बस जिस्म से रूह का निकलना बाकी रह गया है। वो सब उसे इसी हाल में रोता-बिलखता छोड़कर घर से चले गए। उष्णा फर्श पर बैठकर तड़प-तड़प कर रोती रही। उसने अपने नाख़ूनों से अपने चेहरे को नोचना शुरू कर दिया। उसे अपने वजूद से घिन आने लगी थी। वो वॉशरूम में भागी और अपने जिस्म को मल-मल कर धोने लगी, ताकि वो बू निकल सके जिसका ताना उसके शौहर ने दिया था। नहा कर निकलने के बाद उसने दीवानगी के आले में परफ्यूम की पूरी बोतल अपने ऊपर छिड़क ली। कई घंटों के बाद रात गए बाहर से हंसने हंसाने और गाड़ियों के रुकने की आवाज़ें आई। उष्णा कमरे में बेचैन सी इधर उधर टहल रही थी। कुछ ही देर बाद जब समीर कमरे में दाखिल हुआ तो वो किसी जोगन की तरह भागती हुई उसके पास आई। समीर, ये देखिए, मैंने कितनी सारी खुशबू लगाई है। अब मुझसे वो बू नहीं आएगी समीर। प्लीज़ मुझे देखिए ना। प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करें। वो उसके सामने हाथ जोड़कर इल्तजा कर रही थी, मगर वो ये नहीं जानती थी कि सामने खड़ा शख्स इंसान नहीं, फ़िरौन बन चुका है। 2 साल पहले जो शख्स उसका दीवाना बना फिरता था, आज वही उसे अपने पैरों तले रौंद कर किसी और लड़की को अपनी ज़िंदगी में ला रहा था, और उसका पूरा ख़ानदान उस जुर्म में उसके साथ बराबर का शरीक था। समीर ने उसे हकारत से पीछे धकेला और बिना कुछ कहे वॉशरूम की तरफ बढ़ गए। उस दिन के बाद से जैसे ज़िंदगी अज़ाब हो गई। समीर रोज़ उसके सामने बैठकर घंटों उस अनाबिया नामी लड़की से फ़ोन पर रोमानवी बातें करता। उष्णा तड़पती, रोती, मगर समीर के माथे पर एक शिकन तक न आती। उल्टा उसके रोने पर वो इरिटेट होकर उसे मज़ीद झिड़क देता। रफ्ता-रफ्ता उष्णा ने रोना बंद कर दिया और वो अपने ही अंदर एक खामोश खौल में सिमटती चली गई। और फिर वो दिन भी आ गया, समीर की शादी हो गई और उसकी नई दुल्हन ब्याह कर उस घर में आ गई। उष्णा को उसके अपने ही कमरे से बेदखल कर दिया गया। उस कमरे में अब नया फर्नीचर सजाया गया था, जो अनाबिया अपने साथ लाई थी। जिस कमरे में कभी उष्णा और समीर होते थे, आज वहाँ उसकी सौतन राज कर रही थी। और उष्णा, वो किचन के ठंडे फर्श पर खड़ी रात के 2 बजे तक बर्तन धो रही थी। उसकी किस्मत सो चुकी थी। वो शिकवा भी करती तो किससे करती। अगले दिन सुबह सवेरे ही घर के बाहर एक शानदार महंगी गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से एक इंतहाई पुरवकार, रूबदार और डैशिंग शख्सियत का मालिक नौजवान उतरा। वो अनाबिया का बड़ा भाई जहान हमदानी था। वो अपने साथ नाश्ते के लिए अपने ही रेस्टोरेंट बेहतरीन शाही खाना लेकर आया था, ताकि अपनी बहन और उसके ससुराल वालों के साथ पहला नाश्ता कर सके। अंदर दाखिल होते ही उसने रूबदार मगर धीमी आवाज में पुकारा, अनाबिया। अनाबिया अपने कमरे से भागती हुई बाहर आई। अनाबिया कोई बहुत ज्यादा खूबसूरत लड़की नहीं थी। उसकी रंगत हल्की गंदी सी थी, मगर उसका पहनने ओढ़ने का ढंग, महंगा लिबास और नफासत से किया गया मेकअप उसकी शख्सियत को बहुत पुरकशिश बना रहा था। वो उससे मिलने के बाद बाकी सबके साथ बैठा बातचीत कर रहा था। इसी दौरान किचन से चाय की ट्रे उठाए उष्णा ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। जहान हमदानी की उकाबी और गहरी निगाहें उस पर पड़ी, और वो वहीं ठटक कर रह गया। उष्णा का जर्द चेहरा, उसकी उदास वीरान और स्याह आंखें, जिनमें दर्द का एक समंदर टहल रहा था। उन आंखों को देखकर न जाने क्यों जहान के दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। उसने गहरा सांस लिया, जो उसके सीने में अटक कर रह गया। ये कौन? इनसे मेरी आज तक मुलाकात नहीं हुई। मतलब ये लड़की आपकी फैमिली का हिस्सा है? मेरी आप सबसे मुलाकात हुई थी, मगर इनसे नहीं हो पाई। जहान हमदानी के उस अचानक और सीधे सवाल पर कमरे में मौजूद समीर, उसकी माँ और बहनों के रंग फक हो गए, जैसे चोरी पकड़ी गई हों। समीर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी और सबका हालत खुश्क हो गया कि अब सच सामने ना आ जाए। इससे पहले कि कोई और बोलता, नाबिया ने इंतहाई तहक्कुम भरे और हकारत अमेज़ अंदाज में बात काटी। अरे भैया, ये कौन सा इतनी स्पेशल थी जिससे मुलाकात होनी थी? ये मुलाज़िमा है यहाँ की, काम करती है। फिर वो मुड़कर उष्णा पर हुक्म चलाते हुए बोली, जाओ उष्णा, जाके नाश्ता वगैरह लगाओ, जो भैया लेकर आए हैं। उष्णा ने बिना कुछ जवाब दिए अपनी उदास आंखें झुकाईं और चुपचाप किचन की तरफ पलट गई। अपने ही घर में उसे सबके सामने मुलाज़िमा बना दिया गया था। बातों के दौरान उन लोगों ने नाश्ता शुरू किया। जहान हमदानी बज़ाहिर नॉर्मल था, मगर उसकी सोचें कहीं और घूम रही थीं। नाश्ते से फारिग होकर उसने टिश्यू से हाथ साफ किए और समीर की तरफ देखा। सो समीर, मैंने एक फ़ैसला किया है। कैसा फ़ैसला भैया? समीर ने बड़े मीठे लहजे में पूछा। अब तुम ज़ाहिर बात है मेरी फ़ैमिली का हिस्सा बन चुके हो। मैं चाहे इस शादी के लिए पहले राज़ी नहीं था, हमारी क्लास डिफ़रेंस की वजह से, मगर मेरी बहन की खुशी मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। और इसीलिए मैंने नाबिया के हिस्से के शेयर्स उसके नाम करने के लिए कागज़ात तैयार करने के लिए कह दिया है। इसके साथ-साथ अब तुम भी मेरी कंपनी के वाइस प्रेज़िडेंट होगे, और बहुत जल्द तुम उससे भी ज़्यादा तरक्की करोगे। जहाँ ने संजीदा लहजे में ऐलान किया। ये सुनना था कि समीर का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसकी तो जैसे लॉटरी निकल आई थी। भैया, मैं आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरूँगा। आप देखिएगा, मैं दिन-रात एक कर दूँगा। समीर ने इंतहाई खुशामदी और खिले-खिले चेहरे से कहा, इंशाअल्लाह। खैर अब मैं चलता हूँ, ऑफ़िस के लिए लेट हो रहा हूँ। जहान कहता हुआ सोफ़े से उठ खड़ा हुआ, फिर बाहर निकलते उसने एक आखिरी गहरी और अलविदाई निगाह किचन की तरफ डाली।
जहाँ वो हुस्न का शाहकार वो उदास लड़की बर्तन धो रही थी। उसकी उन स्याह और वीरान आँखों ने जैसे जहान हमदानी के दिल का चैन और सुकून हमेशा-हमेशा के लिए लूट लिया था। जहान हमदानी ने बाहर आकर जब अपनी जेबों को टटोला तो उसकी गाड़ी की चाबी अंदर रह गई थी। वो दोबारा अंदर की जानिब बढ़ा मगर लाउंज के दरवाजे पर ही एक ज़हर में डूबी आवाज़ सुनकर कदम जम गए। ये आवाज़ उसकी बहन अनाबिया की थी जो इशना पर ज़हर उगल रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई थी सामने आने की? मेरे भाई के। तुम्हारी अब औकात यहाँ पर सिर्फ़ नौकरानी की ही है। सो अगर इस घर में रहना चाहती हो तो आराम से रहो, वरना निकलो। मैं हज़ारों नौकरानियाँ अफ़ोर्ड कर सकती हूँ, मगर तुम्हारे माँ-बाप की वजह से चुप हो। अगर समीर ने तलाक दे दी ना, तो तुम्हारे माँ-बाप तो जीते जी मर जाएँगे। तुम्हारा ख़्याल कर रहे हैं ना, तो तुम भी हमारा ख़्याल करो। वो तो शॉक में रह गया था। ये जानकर कि जिस औरत को वो नौकरानी कह रहे थे, वो उसकी बहनोई की पहली बीवी और सबसे बढ़कर शॉक्ड इस बात पर था कि उसकी बहन की बात जानती थी। वो गुस्से से तिलमिलाता हुआ आगे बढ़ा और एक कसकर थप्पड़ अपनी बहन के चेहरे पर मारा। आज तुमसे घिन आ रही है नाबिया। साबित कर दिया तुमने कि तुम इसी खुदगर्ज़ औरत की बेटी हो, जिसे मैं बहुत शौक से अपनी माँ बनाकर लाया था। मगर उसने अपनी नफ़रत में कभी मुझे मोहब्बत ही नहीं दी। मैंने तो तुम्हें हमेशा बहनों जैसा प्यार दिया था। फिर क्यों किया तुमने ऐसा? ऐसे किसी मर्द की ज़िंदगी में शामिल हुई, ये जानते हुए भी कि वो पहले से किसी और का है। छी! वो गुस्से से बुरी तरह फट पड़ा और उसकी आँखों से जैसे शोले निकल रहे थे। आप गलत कह रहे हैं भैया। हर इंसान को हक होता है अपनी मर्ज़ी से जीने का और समीर को पूरा हक था दूसरी शादी का। उसे मैं पसंद हूँ। उसने मुझे साफ-साफ बताया था कि वो अपनी बीवी को पसंद नहीं करता और उसकी शादी ज़बरदस्ती की थी, उसके पेरेंट्स ने। मुझे समीर से प्यार हो गया तो मैं क्या कर सकती हूँ? और मुझे अपने किए पर कोई अफ़सोस नहीं है। अनाबिया ने बगैर किसी शर्मिंदगी या मलाल के चटख कर कहा। जहां ने एक नज़र सर झुकाए खड़ी मासूम अशना को गहरे अफसोस से देखा। फिर वो एक झटके से मुड़ा और वहां से चला गया। सबसे पहले उसने जाकर जो समीर को वाइस प्रेसिडेंट बनाने का फैसला किया था, उसे मनसूख करते हुए उसे जॉब से ही निकाल दिया। मगर वो ये नहीं जानता था कि इस फैसले का गुस्सा भी उस मासूम उशना पर ही निकला था। समीर ने नौकरी जाने के गुस्से में अनाबिया को कहने पर उशना को तलाक दे दी थी। उशना को घर से निकालने के बाद अनाबिया गुस्से से अपने भाई के ऑफिस पहुंची। आप मेरे शौहर के साथ इस तरह नहीं कर सकते भैया। मेरा भी इस जायदाद में हिस्सा बनता है और मैं उसे जॉब से निकालने पर राजी नहीं। वो मेज पर हाथ मारकर हक जताने वाले अंदाज में चिल्लाई। कौन सा हिस्सा? बताना कौन सा हिस्सा? ये जायदाद मेरी मम्मा की थी और बाबा को उनकी वफात के बाद जितना हिस्सा मिला था ना, उसे वो अपनी अय्याशियों में उजाड़ चुके थे। यहाँ तक कंपनी नीलाम होने वाली थी। घर तक नीलाम होने वाला था, मगर मैंने उस जायदाद को संभाला और दोबारा से उस एम्पायर को खड़ा किया। इन 5 सालों में ये सारी जायदाद मेरी है। मैंने तुम्हें अपनी बहन समझा था और उसी नाते मैं 25% शेयर्स तुम्हारे नाम कर रहा था, मगर तुम्हारी हकीकत खुलने के बाद तो बिल्कुल नहीं करूँगा। अरे, जो लोग इतने खुदगर्ज़ हों, वो मेरी कंपनी में बैठकर कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, तुम्हारे ऊपर इतना एहसान कर सकता हूँ कि ये कुछ पैसे तुम्हें दूँ। ये 5 करोड़ रुपए का चेक है। अपने शौहर से कहना इसे कहीं इन्वेस्ट करे और अपना कोई कारोबार करे। मुझसे मिलने आना चाहो तो मोस्ट वेलकम, ना मिलना चाहो तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तुम जैसे लोगों से मिलना पसंद भी नहीं करता। उसने चेक उसकी तरफ फेंकते हुए इंतहाई नफ़रत से कहा। अनाबिया गुस्से से चेक पकड़ते हुए वहाँ से निकल आई। इतना तो वो भी जानती थी कि जायदाद में वाक़ई उसका कोई हिस्सा नहीं बनता। उस पर गलती पड़ गया था उसका काम। मगर उसके लिए ये 5 करोड़ काफ़ी थे, जो उसने समीर को देने के बजाय अपने पर्सनल बैंक अकाउंट में जमा करवा दिए और उसे खुद ही इन्वेस्ट करने का फैसला किया। वो अपने शौहर के हालात देखकर अपने फ्यूचर को लेकर इनसिक्योर महसूस कर रही थी। उसे लग रहा था कि अगर उसने ये पैसे समीर को दे दिए तो वो उसके नाम कुछ नहीं रखेगा। दूसरी तरफ समीर भी अपनी नौकरी को लेकर परेशान था। जगह-जगह मारा-मारा फिर रहा था, मगर उसे कोई नौकरी नहीं मिली। नतीजा ये निकला कि 3-4 महीने में ही वो और अनाबिया एक-दूसरे से बुरी तरह उकता चुके थे और घर में हर वक़्त एक महाज़ जंग खड़ा रहता था। अनाबिया ने जहाँ इन्वेस्टमेंट की थी, वहाँ से उसे काफ़ी प्रॉफ़िट आता था। उसकी रोज़ पार्टीज़ होती थीं, जहाँ वो आधी रात गुज़ार कर घर वापस आती थी और समीर अब इस बात-बात पे शक करने लगा था, मगर अनाबिया को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। दूसरी तरफ उसने जब से अपने माँ-बाप के घर उजड़ कर आए थे, उसके बाबा शाकिर हुसैन को जैसे चुप्पी लग गई थी। वो सदमे से बिस्तर से जा लगे थे। आज भी जब वो बीमार हालत में काम पर गए थे, तो बेहोशी के आलम में उन्हें लोग घर लेकर आए। आज से आप कहीं नहीं जाएँगे काम पे बाबा। उष्णा ने रोते हुए अपने बाबा के नहीफ हाथ अपने हाथों में पकड़कर अज़्म से कहा, नहीं बेटा, ऐसा नहीं मुमकिन। अगर मैं भी घर बैठ जाऊँगा तो फिर घर कैसे चलेगा? मेरा कौन-सा कोई बेटा है जो इस उम्र में मेरा सहारा बनेगा? शाकिर हुसैन ने अपनी बेटी के चेहरे को देखकर बेबसी से पूछा, मैं हूं ना बाबा। आप ही तो कहते हैं हम बेटियां बेटों से कम नहीं। मैं नौकरी ढूंढूंगी। मेरी इद्दत तो पूरी हो चुकी, तो अब फिक्र मत कीजिए। सब ठीक हो जाएगा। अब हम अपना बोझ खुद उठाएंगे बाबा। हम सब बहनें मिलकर मेहनत करेंगी। मुझे मोहल्ले में किसी ने बताया था कि फैक्ट्री से कुछ कपड़े और चादरें वगैरह मिल जाती हैं। उन्हें घर लाकर हम सिलाई करके उन्हें दे सकते हैं और उसके हमें अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। उष्णा ने उनके हाथ थामते हुए हौसले से कहा। शाकिर हुसैन ने अपनी बेटी को नम आंखों से देखा, फिर कितनी देर में बैठे उनके पांव दबाती रही। सफिया के बुलाने पर वो उठकर बाहर चली गई। उसके कमरे से उठकर जाने के बाद उन्होंने अपनी बीवी सकीना की तरफ देखा और उनका दिल भर आया। सकीना, मैं हमेशा कहा करता था ना, बेटियां बोझ नहीं हुआ करती, मगर आज पता है ये बोझ लगने लगी हैं।
ये लोगों की बातों से लगता है, लोगों की बातें बेटियों को बोझ बना देती हैं सकीना। उस बाप के कंधे झुक जाते हैं जब आसपास के लोग तरस भरी निगाहों से देखकर कहते हैं, हाय हाय, 5-5 बेटियां। मगर मैं फिर भी कहता था, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी बेटियां पाकीज़ा हैं, बाकिरदार हैं। मगर अब जानती हूँ, अब बाहर लोग क्या कहते हैं? कहते हैं कि जो एक ब्याही थी, उसको तलाक हो गई। ज़रूर लड़की में ही कोई ऐब होगा। वो बदकिरदार होंगी। मैं लोगों को जवाब ही नहीं दे पाता। तलाक बहुत बुरा लफ्ज़ है सकीना, मगर ये मर्द के लिए नहीं। माशरे ने सिर्फ औरतों के लिए उसे गाली की तरह बना दिया है। गलती मर्द की भी हो, फिर भी औरत को ही गलत कहा जाता है। थक सा गया हूँ मैं सकीना। मैं हार गया हूँ इन लोगों से। शाकिर हुसैन ज़िंदगी में पहली बार बच्चों की तरह फूट-फूट कर रो दिए थे। सब्र कीजिए शाकिर साहब, अल्लाह सब्र का फल ज़रूर देगा। हमारी बेटियों के नसीब अच्छे लिखेगा अल्लाह। सकीना बेगम ने उनका हाथ थामकर हमेशा की तरह अल्लाह तवक्कल की बात की और वो महज़ उस अल्लाह वाली को देख कर रह गए, जिसने सर्द व गर्म हालात में उनका साथ नहीं छोड़ा था। कुछ दिनों के बाद उष्णा एक फैक्ट्री से चादरें लाई। उसने अपनी दोनों छोटी बहनों रबिया और सफ़िया के साथ मिलकर दिन-रात ये काम किया। रात-रात भर वो बहनें बारी-बारी काम करती रहीं। महीना गुज़र चुका था और महीने के आखिर में उन्हें उनकी मेहनत का इवज़ मिला। उन्होंने जितनी सफ़ाई से चादरें सिलाई की थी, उस पर फैक्ट्री का मालिक काफ़ी खुश था और उनका कुल मिलाकर 35 से 40 हज़ार रुपए बन गया था। सकीना बेगम का चेहरा महीनों बाद खुशी से चमका था। माँ, फैक्ट्री के इस एरिया में जो कपड़े सिलाई होते हैं, वहाँ की एक मुलाज़िमा मुझे बता रही थी कि वे ब्रांड वाले कपड़े सिलवाते हैं, सस्ते में, और वो बड़ी-बड़ी ब्रांड के लोग अपनी बुटीक्स में रखते हैं। तो मैंने उससे कहा था कि मैं भी उनको 1-2 सैंपल दिखा कर आती हूँ। आपको तो पता है ना माँ, मैं बचपन से स्केचेस बनाती आई थी। आज मैं वो सारे स्केचेस लेकर जाऊँगी और मुझे यकीन है मुझे नौकरी मिल जाएगी। रबिया और सफ़िया चादरें कर लिया करेंगी और मैं वो ब्रांड के कपड़े सिल लिया करूँगी। अब उसमें से जो पैसे मिले हैं, उसमें से मैं एक और नई मशीन ले आती हूँ, ताकि हम आसानी से काम कर सकें और देखिएगा सब ठीक हो जाएगा। उष्णा ने अपनी माँ के सामने अपना पूरा प्लान रखते हुए चमकती आँखों से कहा। उष्णा की उस उम्मीद पर उसकी माँ ने सर हाँ में हिला दिया। फिर उष्णा ने फैक्ट्री के मैनेजर से बात की तो उसने उसे वही फैक्ट्री में जहाँ कपड़े सिलाई होते थे 1-2 सूट सिलाई करके सैंपल दिखाने को कहा। उष्णा ने इतनी शानदार सूट तैयार की कि मैनेजर ने उसकी डिज़ाइन अपने पास रख लिया, ताकि उस कंपनी के बड़े मालिक को दिखाए जो बहुत बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री चलाते थे, क्योंकि उसी फैक्ट्री से उनके ब्रांड के कपड़े भी तैयार होते थे। मालिक ने जब वो कपड़े देखे तो उन्हें उष्णा का काम काफ़ी पसंद आया और उन्होंने बहुत तारीफ़ की और वो फिर उनसे कपड़े लेकर जाते और सिलाई करके दी जाती। 3 महीने मज़ीद गुज़र चुके थे। ये काम करते हैं। एक दिन जब वो फैक्ट्री आए तो मैनेजर ने उसे केबिन में बुलाया। उष्णा जी, जिस जीएच ब्रांड को हमारी फैक्ट्री कपड़े सप्लाई करती है उसके मालिक खुद यहाँ आए हैं और आपके डिज़ाइन देखकर उन्होंने आपसे मिलने की ख्वाहिश की है। वो उधर ऑफिस में है, मैनेजर ने कहा। और वो थोड़ा झिझकती हुई मैनेजर के ऑफिस में दाखिल हुई तो सामने सोफे पर मौजूद शख्स को देखकर उसे लगा कि वो उसे जानती है, मगर जहन पर जोर देने के बावजूद याद नहीं आ रहा था कि उसे कहाँ देखा है। आप और यहाँ और ये डिज़ाइन आपकी है क्या? उस शख्स ने हैरत से पूछा। जी हाँ, ये मेरे ही हैं, मगर आप मुझे जानते हैं क्या? मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको कहीं देखा है। वो अपने दुपट्टे को दुरुस्त करती हुई पुरसोच अंदाज में बोली। जी बिल्कुल देखा है आपने मुझे। 6 महीने पहले की बात है। मैं नाबिया यानी समीर की दूसरी बीवी का भाई, जहान हमदानी। वो इशना की आंखों में झांकने की हिम्मत न कर पाए निदामत से अपनी निगाहें चुराते हुए बोला। तो वो एक झटके से खड़ी हो गई। आपकी वजह से मुझे डाइवोर्स हुई है। वो फनकार कर बोला। व्हाट? मेरी वजह से कैसे? समीर को नौकरी से निकालने की वजह से उसने सारा गुस्सा मुझ पर निकाला और मुझे तलाक दे दी और मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। वो गुस्से से बोलती अपनी फाइल उठाकर जाने के लिए मुड़ी तो वो जल्दी से उसका रास्ता महसूर कर गया। आई एम सॉरी कि मेरी वजह से आपका घर टूटा, मगर मिस सुषना, जो भी होते हैं अच्छे के लिए होते हैं। आप इस खुद खर्च शख्स की ज़िंदगी में अब तक रहती तो न जाने कितना ज़हनी तौर पर टॉर्चर होती। अब आप एक खुद मुख्तार लड़की हैं। उनके घर में मुफ्त की नौकरानी बनने की जगह आप अपनी इज़्ज़त से पैसा कमाकर अपने माँ-बाप का सहारा बनी हैं। अपनी इज़्ज़त-ए-नफ्स से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती मिस सुषना। और हाँ, मेरे पास एक और ऑफ़र है। क्या मेरे ब्रांड के ऑफ़िशियल हेड डिज़ाइनर के तौर पर काम करेंगी? मैंने आपके डिज़ाइन्स देखे हैं, आपके अंदर कमाल का टैलेंट है। आपको वो सैलरी और मकाम मिलेगा जिसके आप हकदार हैं। वो बोलता चला गया। उषा ने अपनी फ़ाइल को पूरी कुव्वत से अपने सीने से भींचा। उसकी आँखों में गुस्से की सुर्ख़ी वाज़ेह थी मगर वो जहान के इस ऑफ़र पे बगैर कोई जवाब दिए ऑफ़िस से बाहर निकल गई। वो जैसे ही घर पहुंची तो उसे बैठक से हंसने चहकने की आवाज़ें आ रही थीं, जो पिछले 6 महीनों से उस घर से गायब हो चुकी थीं। वो हैरानगी से अंदर दाखिल हुई तो सामने सोफे पर अपनी सगी खाला नफीसा बेगम को बैठी देखकर ठटक गई। तो वो कितनी देर उसे सीने से लगाए खड़ी रही। कितना सुकून मिला था। उसे अपनी ये इकलौती खाला बहुत अजीज थी। नफीसा बेगम एक बहुत खुशहाल और अमीर घराने में ब्याही गई थी और दूसरे शहर में रहती थी। उनके यहाँ उनका आना जाना और मिलना जुलना बहुत ही कम था, क्योंकि उनके शौहर उशना के खालू एक सख्त मिजाज और मगरूर इंसान थे, जो गरीब रिश्तेदारों से मिलना पसंद नहीं करते थे। मगर 2 साल पहले जब खालू की वफात हुई तो उसके बाद से खाला ने अपनी मर्जी से अपनी बहन सकीना बेगम के घर थोड़ा बहुत आना जाना शुरू किया था और उनकी नेचर बहुत ही नर्म और मुखलिस थे। सबने बड़े खुशगवार माहौल में खाना खाया था और अब बैठे चाय पी रहे थे कि तभी नफीसा बेगम बोली, सकीना, मैं आज तुमसे कुछ मांगने आई हूँ। देगी क्या?
ज़रूर आपा, मेरे बस में हुआ तो ज़रूर। सकीना ने कहा, तेरे बस में ही तो है। मैं तुम्हारी दोनों बेटियों, रबिया और सफ़िया का रिश्ता अपने दोनों बेटों, अदील और ज़ुबैर के लिए माँगने आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी ये दोनों भांजियाँ मेरे घर की बहुएँ बनकर आएँ। नफ़ीसा बेगम ने सकीना बेगम का हाथ अपने हाथों में लेकर निहायत इख़लास से कहा। ये सुनना था कि पूरे कमरे में जैसे सन्नाटा छा गया। नफ़ीसा आपा, आप ये क्या कह रही हैं? आपके बेटे इतने पढ़े लिखे हैं, इतना बड़ा कारोबार है और हमारे पास तो इन बच्चियों को देने के लिए कोई चीज़ भी नहीं है। सकीना ने कहा, मुझे कोई जहेज़ नहीं चाहिए, बस जल्दी से हाँ बोल दे। मेरे बेटे बड़े ही बेचैन बैठे। जब से तुम्हारी बेटियों को देखा तब से दीवाने हुए और हाँ, शादी अगले 1 महीने के अंदर होगी और बिल्कुल सादगी से होगी। ना कोई धूम-धाम होगी, ना कोई फ़िज़ूल रस्में और ना ही मुझे कोई जहेज़ चाहिए। बस सादगी से निकाह होगा और मैं अपनी बहुओं को ले जाऊँगी। नफ़ीसा बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा। शाकिर हुसैन और सकीना बेगम ने इंतहाई तशक्कुरज़दा निगाहों से नफ़ीसा बेगम को देखा। फिर रिश्ता पक्का हो चुका था। रात के वक़्त उष्ना अपने कमरे में अकेली बैठी गहरी सोच में डूबी हुई थी। वो जानती थी कि खाला ने जहेज़ लेने से साफ इनकार कर दिया है, मगर फिर भी शादी के इंतज़ामात में पैसे लगने थे और फिर लड़कियों के हज़ारों अरमान होते हैं। उसके ज़हन में बार-बार जहान हमदानी की ऑफ़र घूम रही थी। अगर मैं वो डिज़ाइनर की नौकरी कबूल कर लूँ, तो मैं उनसे एडवांस लोन माँग सकती हूँ, जिससे मेरी बहनों की शादी बहुत अच्छे से हो जाएगी। उसने सोचा और फिर कल जियत जाने का प्लान बना लिया। अगले दिन वो उसके ऑफिस पहुंची तो उसका नाम सुनते ही सेक्रेटरी ने उसे कैबिन में भेज दिया। वो जैसे अंदर दाखिल हुआ, जहां रॉकिंग चेयर पर बैठा था, उसे देखते ही वो उठ खड़ा हुआ। आइए मिस कृष्णा, तशरीफ रखिए। जहां ने कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा तो वो चुपचाप बैठ गई। मैं कुछ मंगवाऊं? ठंडाई का गर्म? नो थैंक्स। मुझे आपसे बस ये कहना है कि मैं आपकी कंपनी में हेड डिज़ाइनर के तौर पर काम करने के लिए तैयार हूँ मिस्टर जहान हमदानी। लेकिन साथ ही मेरी एक बहुत बड़ी शर्त है। अगर आप वो पूरी करें तो ही मैं काम करूँगी। उष्णा ने उसकी आंखों में देखकर दो टोक लहजे में कहा। जी मिस उष्णा, बताइए क्या शर्त है आपकी? जहान ने गहरी दिलचस्पी से पूछा। मुझे ज्वाइनिंग के साथ ही एडवांस में 10 लाख रुपए का लोन चाहिए, जो मैं हर महीने की सैलरी से किस्तों में काट लिया जाएगा। और मुझे ये पैसे फ़ौरन चाहिए। अगर आपकी कंपनी के रूल्स उसकी इजाज़त देते हैं तो बताइए। उष्णा ने अपने हाथ मेज़ पर सख्ती से जमाए और बिना किसी झिझक के अपनी शर्त सामने रखी। मिस उष्णा, हमारी कंपनी में इस तरह आते ही किसी को इतना बड़ा लोन देने का कोई रूल नहीं है। ये रूल्स के बिल्कुल खिलाफ है। 6 महीने नौकरी करने के बाद लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जहान संजीदा लहजे में बोला। उष्णा का दिल बैठ गया। वो मायूस उठने ही वाली थी कि जहान ने फ़ौरन एक चेक उष्णा की तरफ बढ़ा दिया। लेकिन आप हमारी कंपनी के लिए एक आम वर्कर नहीं, बल्कि एक बहुत स्पेशल और नायाब डिज़ाइनर हैं। आपकी खातिर तो सब रूल्स बदल दूँ। मैं आपका ये लोन अभी अप्रूव कर रहा हूँ। आप कल से अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर सकती हैं। जहाँ ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। उष्णा ने वो चेक पकड़ा, उसके दिल में जहान के लिए एहतराम भर चुका था। थैंक यू सर, वो नम लहजे में बोली और फिर कैबिन से बाहर निकल आई। उसके पास अब वो रकम थी जिससे वो अपनी बहनों के अरमान पूरे कर सकती थी। उष्णा ने लोन लिए पैसों से अपनी दोनों छोटी बहनों रबिया और सफ़िया की शादी की तैयारियां शुरू कर दी। अगरचे खाला नफीसा ने सादगी की शर्त रखी थी, मगर उष्णा ने अपनी बहनों के अरमान पूरे करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। शादी का दिन आया। रबिया और सफ़िया अपने शौहरों को प्यारी होकर बहुत इज्जत और शान से अपने अमीर ससुराल रुखसत हो गई। उसके बाद उष्णा ने अपनी पूरी तवज्जो अपने काम पर मरकूज कर दी। देखते ही देखते मजीद 6 महीने गुजर गए। उन 6 महीनों में उष्णा ने एस ब्रांड में दिन रात एक कर दिया। वो सुबह सवेरे फैक्ट्री आती और कंप्यूटर पर घंटों बैठकर नए और अछूते स्केचेस तैयार करती। उसके डिज़ाइन किए हुए कपड़े जब मार्केट और बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में लॉन्च हुए तो उन्होंने धूम मचा दी। हर बड़े शहर में उष्णा की डिज़ाइंस की डिमांड बढ़ गई थी और अब फैशन इंडस्ट्री में उष्णा शाकिर एक बहुत बड़ा नाम बन चुका था। उसकी वजह से ब्रांड की सेल्स आसमान को छू रही थी। जहान हमदानी अपने ही 5 स्टार होटल के कालीशान और पुरसुकून प्राइवेट रूम में इधर से उधर बेचैनी से टहल रहा था। उसकी पेशानी पर पसीने की नन्ही बूंदें चमक रही थीं और उसका मैनेजर यासिर हाथ में शेड्यूल फाइल पकड़े उसके साथ ही खड़ा उसकी ये हालत देखकर अपनी हंसी दबाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। आज जीएच कंपनी के ब्रांड को फैशन इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवार्ड मिला था। जहान उष्णा की मेहनत और उसके बला के टैलेंट से उस हद तक मुतासिर था कि उसने आज ही उसे डिनर पर यहाँ बुलाया था ताकि वो अपने दिल का हाल कह सके। मगर अब बुलाने के बाद उसकी बेचैनी हद से बढ़ी हुई थी। यासिर, तुम मुझे सच-सच बताओ, मैं ठीक तो कर रहा हूँ ना? मतलब अगर मैं प्रपोज़ कर दूँगा उसे और अगर उसे बुरा लग गया तो? और अगर अगर उसने साफ मना कर दिया तो? मुझे बहुत डर लगता है यार। मैं नहीं करूँगा प्रपोज़। मैं जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देता हूँ। उसने रुक कर बेचैनी भरे अंदाज में कहा। अरे सर, आप इतने बड़े बिज़नेस टाइकॉन जिनके सामने बड़े-बड़े डीलर्स घबरा जाते हैं, वो आज एक मासूम लड़की को प्रपोज़ करने के लिए इतने नर्वस हो रहे हैं? आप इतनी फ़िक्र क्यों करते हैं सर? एक बार प्रपोज़ करके देख तो लीजिए, क्या पता वो हाँ बोल दें। और अगर वो खुदा न ख़ास्ता ना भी बोलती हैं, तो कम से कम ये दिल में मलाल या पछतावा तो नहीं रहेगा ना, कि आपने कोशिश ही नहीं की थी। और मुझे जहाँ तक लगता है कि मैम भी आपसे शायद प्यार करने लगी हैं। यासिर उसे हौसला देते हुए बोला, व्हाट? तुम्हें कैसे पता चला कि वो मुझे पसंद करती है? जहाँ ने पास होकर बेचैनी से पूछा। सर, पिछले हफ्ते जब आप चंद दिन के लिए बिज़नेस टूर पर गए थे ना, तो मैम यहाँ ऑफ़िस में बहुत बेचैन से फिर रही थीं। पता नहीं कितनी बार उन्होंने मेरे केबिन में आकर मुझसे पूछा कि जहान सर कब वापस आएँगे? उनका फ़ोन क्यों नहीं मिल रहा?
वो खैरियत से तो है ना? सर, एक लड़की